हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। क्या अपना हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है उसको कवर कर रही हूँ और कहाँ से मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कहाँ से मैं प्री की तैयारी कर रही हूँ। मेरे जो शॉर्ट नोट्स है जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं या फाइल में रखे हैं, तो वो मैंने कैसे बनाए हैं और उनका जो सोर्स है, ठीक है, वो क्या है। मैं आपको वन बाय वन करके अपनी सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं अपने शेड्यूल से, डेली टारगेट से। ठीक है, बिना डेली टारगेट्स के तो आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिना टारगेट्स के आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने कितना कवर कर लिया, कहाँ से क्या करना है आपको। ठीक है, और आपको एक मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। अगर आप डेली टारगेट्स बना के उसको डेली कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर आपको ना अगले दिन के लिए जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि आपको उससे एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। आपको लगता है कि अच्छा, मेरा इतना जो सिलेबस था वो मेरा कंप्लीट हो गया, बस अभी तो इतना ही बचा है ना। ठीक है, जैसे ये मेरा शेड्यूल फर्स्ट है। सबसे पहले मैं कैसे अपना शेड्यूल बनाती थी, कैसे डेली टारगेट्स लेती थी, वो आपको बताती हूँ। ये हिस्ट्री का शेड्यूल फर्स्ट है। यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 की आवर पास्ट 1 के मुझे ये चैप्टर कवर करने थे। फिर इसके बाद न्यू एनसीईआरटी की बुक है क्लास 12 की पार्ट फर्स्ट, उसके मुझे ये चैप्टर कवर करने थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो शेड्यूल है वो 2, ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल 2 है सेकंड। तो उसमें मुझे न्यू एनसीईआरटी के इस क्लास 6 के ही जो चैप्टर बचे थे वो कवर करने थे। और फिर क्लास 12 का आवर पार्ट फर्स्ट की बुक का मुझे ये चीज़ें कवर करनी थी। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने मेरे कुछ टारगेट्स बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे शेड्यूल 3 था, यहाँ पे शेड्यूल 4, इधर शेड्यूल 5, तो ऐसे करके मैंने बनाए हुए हैं। तो ठीक है, ये तो हो गया मेरे शेड्यूल का ओवरव्यू। आपको ना पेज के हिसाब से शेड्यूल नहीं बनाना है कि आज मुझे अच्छा इस बुक में इतने पेज है और आज मुझे इतने पेज कवर करने हैं। ठीक है, आप चैप्टर के हिसाब से लीजिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए अगर आप पेज के हिसाब से लेके आए तो ज़रूरी नहीं है कि आपका चैप्टर उतने पेज में ख़त्म ही हो रहा हो। ठीक है, आपका चैप्टर बीच से छूट भी सकता है, तो फिर आप आधा चैप्टर आज करो, आधा चैप्टर 1-2 दिन बाद करो, तो फिर ऐसे हो ना, वो चीज़ें रिकॉल नहीं हो पाती, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते आप। तो इसलिए आपको जो अपने टारगेट्स बनाने हैं वो चैप्टर वाइज ही बनाने हैं। टॉपिक ले लीजिए, चैप्टर ले लीजिए, है ना, आपको ऐसे बनाने हैं। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने शॉर्ट नोट्स। तो जैसे ये यहाँ पे मैंने वैदिक सिविलाइजेशन से स्टार्ट किया था, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वहाँ से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स स्टार्ट नहीं किए। तो जैसे ये चैप्टर 3 है वैदिक सिविलाइजेशन, तो यहाँ पे ये ना बहुत क्रिस्प नोट्स है, मतलब शॉर्ट नोट्स है ये। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन लिखना हो गया है, आपको पता चल गया है 1500 BC से 600 BC है। यहाँ पे इसकी जानकारी जो हमें मिलती है 4 वेद में मिलती है। अर्ली वैदिक होता है, ऋग्वैदिक एज होता है, इसका जो टाइम पीरियड है वो इतना है, इसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं। लेटर वैदिक को उत्तर वैदिक काल कहते हैं, उसका जो टाइम पीरियड है वो इतना है। इसकी जियोग्राफी के बारे में कि ये आर्यों के द्वारा थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। फर्स्ट फेज उसका था वो सिंधु घाटी में था, सेकंड फेज इसका गंगा घाटी में था। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा इसका जो ओरिजिन है, विकास है, वो वैदिक सिविलाइजेशन का जो विकास है जैसे आर्य से हुआ था। तो आर्य कौन थे, वो बेस्ट थे, सर्वश्रेष्ठ थे। ये कौन थे, खाना बदोश जाति थी, नोमैडिक पशुपालन करना इनका काम था। ठीक है, तो ये सॉरी, ये पेज हो गया। ये कहाँ से आए थे वो सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए, इनकी जो भाषा थी और कैसे आए थे, अलग अलग शाखाओं में आए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने इसकी सभ्यता यानी जो इनकी सिविलाइजेशन थी वो कैसे थी, कहाँ से आई। तो ये मैंने लिखा है मध्य एशिया से आए थे। और एक मिनट में जैसे जो सेकंड पॉइंट है मैंने वो सभ्यता का बनाया है कि ये मध्य एशिया से आए थे, सिंधु घाटी क्षेत्र में जो पूर्वी पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया का पार्ट था, ये वहाँ पर आए थे। जैसे इनको आयरन की जानकारी मिली तो फिर ये गंगा यमुना दोआब में आ गए, जिसको सबसे अंदर क्षेत्र बोला जाता है इसको। यहाँ पे 7 नदी थी। आपको इनके ओल्ड और नेम भी लिखने हैं, जैसे जो नाम है ना आपको इनका ओल्ड भी नेम लिखना है, क्योंकि इस बार प्री में आपने क्वेश्चन देखा होगा तो एक नदी का पुराना नाम पूछा गया था वहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट है, ये आर्य कौन थे, जो भारत के मूल निवासी, ऐसे करके मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा। जो ऋग्वैदिक एज है, अब इसका टाइम पीरियड लिख के यहाँ पे मुझे ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में यानी ऋग्वैदिक एज के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसका एक माइंड मैप बना लिया मैंने, फ्लो चार्ट की। जैसे मुझे इसकी ज्योग्राफी पढ़नी है, इसकी राजनीतिक व्यवस्था, इसकी सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। ये सारे पॉइंट आपको हर चैप्टर में कवर करने हैं। जैसे ऋग्वैदिक एज, मौर्य, अशोक का पीरियड, सातवाहन, सबका जो जिसका भी टाइम पीरियड आता है आपको ये सारे पॉइंट्स हर किसी में कवर करने हैं। इसकी भौगोलिक जानकारी में मैंने ये सारी चीज़ें लिखी है, जैसे इनका टाइम पीरियड हो गया, क्षेत्र हो गया, इनकी नदियाँ होगी, और
राजनीतिक व्यवस्था, इसकी राजनीतिक व्यवस्था में मैंने एक जैसे कबीला आधारित जनजाति थी, राजनीतिक इकाई इसकी ये होती थी, यानी सबसे छोटी कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन। और इनको क्या कहा जाता था, यानी इनके हेड होते थे। कुल का जो हेड होता था वो कुलपति, ग्राम का हेड ग्रामीणी, विश्व का हेड विश्वपति और जन का राजन होता था। ठीक है, जो राजा होता था उसका क्या काम होता था उसके बारे में लिख दिया। जैसे जो राजा का जो मुख्य कार्य होता था वो कबीला एवं पशु की रक्षा करना होता था। जो शब्द है राजा शब्द, उसका अर्थ होता था गोपा जनस्य, गोप्ती जनस्य। ठीक है, यहाँ पे कुछ विशेष अधिकार या असीमित शक्तियाँ नहीं होती थी राजा के पास, और इसकी सहायता के लिए कुछ अधिकारी और समूह होते थे, जैसे सभा, समिति और विदर्थ। ठीक है, इस तरीके के सारे मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। फिर इतना पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा था, जैसे ऋग्वैदिक काल पर प्रकाश डालते हुए उसकी राजनीतिक व्यवस्था को समझाइए। मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखने का ट्राई किया था। ठीक है, आपको ना सबसे पहले पॉइंट सोचने हुए कि अच्छा राजनीतिक व्यवस्था में पहले तो ऋग्वैदिक काल पूछा है, तो आप ऋग्वैदिक काल के बारे में जो थोड़ा सा इंट्रो कर दोगे कि कैसे कैसे क्या था। ठीक है, फिर आपको इसकी जो राजनीतिक व्यवस्था पूछी है आपने लिखना है कि अच्छा राजनीतिक व्यवस्था में तो इसकी जो ये इस राजनीतिक इकाइयाँ इतनी ऐसे ऐसे राजनीतिक इकाइयाँ होती थी, राजा के पास इतने अधिकार होते थे और ये यहाँ पे रहते थे इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो ये तो हो गए मेरे एक शॉर्ट नोट्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने शॉर्ट नोट्स है जो अपने वो कहाँ से बनाए हैं, वो सोर्स क्या है। तो ये वो सोर्स है जहाँ से मैंने किया है। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, और आपको क्या क्या कवर करना है, इसका जो सिलेबस है वो क्या है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें आप टोटल जो चैप्टर है वो 11 है, तो आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है। इसके जो सोर्स है वो दिए गए हैं। तो ये ना बहुत शॉर्ट नोट्स है, लेकिन इससे भी मैंने क्रिस्प करके, मतलब आपका वन लाइनर बोल सकते हैं आप, पॉइंट टू पॉइंट मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर कर दूँगी शेयर, वहाँ पे आपको मैं शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से इसको डायरेक्ट डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हो। सच में ये ना नोट्स बहुत बेस्ट है। अगर आप नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें आपको कहीं भी इस तरीके से पढ़ने को नहीं मिलेगा, जैसे कि इसकी राजनीतिक इकाई नहीं सॉरी, कि इसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, इसकी धार्मिक व्यवस्था क्या थी, इसकी सांस्कृतिक व्यवस्था क्या थी, या आर्थिक स्थिति यहाँ की क्या थी। ये सारे पॉइंट्स ना आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलती। मैंने पहले अपनी एनसीईआरटी किया था, लेकिन फिर वहाँ से मुझे चीज़ें, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे और तो मुझे वो सारी चीज़ें समझ नहीं आई, तो इसलिए फिर मैंने अपना ये नोट से पढ़ा, तो मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसको टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। और अपने हैंड रिटन नोट्स जैसे मैंने बनाए हैं 1 to 1 यानी पॉइंट टू पॉइंट वन लाइनर में, आप इस तरीके से बना सकते हो। इतना करने के बाद अब बारी आती है हमारी आंसर राइटिंग की। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने कैसे अपना जो शेड्यूल है वो ऐसे करके मैं लिख लेती थी, और फिर उसी की मैं आंसर राइटिंग करती थी। जैसे सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, तो यहाँ पे मैंने ना एक माइंड मैप यानी फ्लो चार्ट बना लिया कि मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। जैसे मुझे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखना है, फिर इसकी सभ्यता के चरण देखने हैं। ठीक है, फिर इसके जो महत्वपूर्ण स्थल है वो मुझे पढ़ने हैं, इसकी आर्थिक स्थितियाँ मुझे पढ़नी है, इसकी सामाजिक स्थितियाँ होगी, यहाँ की कला और शिल्प होगी, यहाँ की धार्मिक होगी, राजनीतिक होगी, और इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये सारे पॉइंट मुझे कवर करने हैं। उसका जो योगदान क्या रहा है वो सारी चीज़ें मुझे देखनी है। अब बारी आती है मेरी आंसर्स की, कि मैं मेंस के आंसर अपने कैसे लिख रही हूँ, कैसे उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा, और ये आंसर राइटिंग मैंने लिखने का प्रयास किया है। और सच बताऊँ तो कभी कभी ना मतलब मेरे पास कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेज कम हो जाता है। जैसे 150 वर्ड के लिए जो क्वेश्चन आता है वो आपको 2 पेज में लिखना होता है, और जो 250 का क्वेश्चन होता है 250 वर्ड्स में जिसमें आपको लिखने होते हैं, उसमें आपको 3 पेज भरने होते हैं। तो कहीं कहीं ना मेरा जो कंटेंट है वो मेरे पास इतना ज़्यादा हो जाता है, मुझे लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है ये लिख दूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है ये लिख दूँ, तो वो पेज ना मुझे कम पड़ जाता है फिर। तो इसलिए बता रही हूँ कि ये जो है बेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है लिखने का। और ये एक तरीके से ये भी आप मेरे मेंस के नोट्स मानिए, क्योंकि इनको मैं एक बार अगर लिख लूँगी ना, और फिर जैसे ही अगर मान लीजिए प्री कवर हो जाता है, तो फिर इसको सिर्फ एक बार पढ़ना रहता है बस, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पहले कर चुकी हूँ, तो फिर मुझे जल्दी रिकॉल हो जाएगा। तो जैसे ही मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता बताइए, और इसमें हमें 150 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले तो इसका जो इंट्रो पार्ट है वो मैंने लिखा। ठीक है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया कि ये इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, ये कैसी सभ्यता थी, ऐसे ऐसे करके। फिर यहाँ पे मैंने हेडिंग लगाया नगरों की मुख्य व्यवस्था विशेषताएं। ठीक है, तो नगरों की मैंने विशेषताएं बताई थी भाई, यहाँ पे संगठित नगर नियोजन थे, नगर विभाजन था, इस तरीके से करके ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई। नेक्स्ट पेज पे
नेक्स्ट पेज पे फिर मैंने यहाँ पे ऐसे पॉइंट पॉइंट करके आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने फिर ये सारी चीज़ें करके फिर मैं इसके एग्जांपल भी साथ साथ देती थी। और यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद ठीक है, और फिर मैंने इसकी साइड्स भी यहाँ पे बताई है और इसमें मैंने एग्जांपल भी दिए हैं किसी किसी पॉइंट में जो आपको भी देने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक विशेषताओं को उदाहरण सहित विस्तार से बताइए। 250 वर्ड में यह लिखना है, यानी इसमें हमें 3 पेज भरने हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप सिंपल एनसीईआरटी यानी जो है हमारी एनसीईआरटी की बुक, अगर आप वो पढ़ोगे तो उसमें आपको कहीं भी ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी कि ये इसकी सामाजिक स्थितियाँ थी, ये इसकी धार्मिक विशेषताएँ थी या फिर इसकी आर्थिक थी। तो आपको ये जो मैंने सोर्स बताया था अपना PDF वाला, आपको एक बार ये पढ़ लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री के नोट्स ले लीजिए, आप वहाँ से करिएगा, ठीक है। और आप अगर आपने एक बार नोट्स बना लोगे कि अच्छा हमने इसके छोटे से बॉक्स में इसकी आर्थिक स्थितियाँ लिख दी, इसकी राजनीतिक विशेषताएँ लिख दी, यहाँ पे इसकी धार्मिक, यहाँ पे संस्कृति, तो फिर आपको वो चीज़ें अच्छे से याद हो जाती है। तो इसके बारे में फिर छोटा सा इंटरव्यू लिखा, फिर इसकी सामाजिक स्थितियाँ यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, गहने थे, क्योंकि सामाजिक स्थितियाँ में हमें यही बताना होता है, ठीक है। और कहीं भी आप जो है महिलाओं को सामाजिक स्थितियाँ अगर आप बता रहे हो तो महिलाओं का जिक्र आपको वहाँ पे ज़रूर करना है, ठीक है। महिला वाला जो पॉइंट है वो आपको ज़रूर से ज़रूर लिखना है। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के दफनाने की विधि भी आ गई। यहाँ पे धार्मिक परंपराएँ हुई, ये लोग कैसे देवी देवताओं की पूजा करते थे, किन को अपना गॉड मानते थे, है ना, कैसे पूजा करते थे, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखी ये सारी चीज़ें। अब जो इसकी आर्थिक स्थिति वो मैंने यहाँ पे लिखी है कि कैसे क्या चीज़ें करते थे, कैसे खेती करते थे, कैसे इनका लेना देना होता था, है ना, कैसे मतलब जैसे कि क्या फसल करते थे, खाद्यान्न भंडार, जानवरों को पालतू बनाना, इनका क्या काम था, कैसे ये लोग अपना अर्थव्यवस्था को बनाए रखे थे, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स कवर मैंने यहाँ पे किए हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि मेरा कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अभी देख रहे होगे आप पेज पे मैंने कैसे कैसे लिखा, और यहाँ पे मुझे बहुत ही छोटा छोटा करके इस तरीके से ऊपर नीचे लिखना पड़ा है। तो अभी तक मुझे वर्ड लिमिट में लिखना नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ, तो एक दिन आ ही जाएगा, ठीक है। तो मतलब कभी ना कभी ये चीज़ें बेटर हो ही जाएगी, तो ठीक है। तो इतना काफ़ी है दिखाने के लिए, तो मैंने यही आंसर राइटिंग की है। अगर आपको ये चाहिए होगा तो आप मुझे बताना, मैं इसकी भी PDF बना के या फिर फ़ोटो वगैरह आपको सैम्पल के तौर पे अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, तो आप इससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि अच्छा कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको करना होता है। ये बहुत इजी होता है, ठीक है, लेकिन बस आपको अपने माइंड में पहले से चीज़ें सोचनी होती है कि अच्छा ये पूछा गया है तो इसके बारे में मुझे ये पॉइंट्स आते हैं और मुझे ये चीज़ें लिखनी है। बस आप एक बार हेडिंग सोच लीजिए, फिर आपने पढ़ा होता है तो उसको आप लिखने में ना फिर इतना टाइम नहीं लगता। अब आ जाती है प्री के क्वेश्चंस करने की। तो ये मैंने घटना चक्र लिया है 2026 की। तो इसके जो प्री के क्वेश्चंस है, जैसे मैंने कोई भी चैप्टर किया तो ये चैप्टर वाइज होती है सबसे पहले तो, है ना। तो इसके जो टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। आप जो भी टॉपिक अपना एनसीईआरटी से पढ़ते हो, फिर उसकी आंसर राइटिंग करते हो, तो फिर उसको ठीक है, क्योंकि यूपी PCS में स्टेट जो PCS होते हैं, यानी जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं हमारे, उसमें जो फैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और प्री में हमारे फैक्ट ही काम आते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको अपने जो है फैक्ट भी क्लियर करने होंगे, आपको फैक्ट पर भी ध्यान देना होगा, और फैक्ट आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे आप अपने क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हो तो आपको उसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो भी देखनी चाहिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन ना पूछ के आपको वो फिर ठीक है एक्सप्लेनेशन से उससे रिलेटेड पूछ लेगा, ठीक है। जैसे ये 2 बार आया है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से घटना चक्र में दिया होता है। तो भाई ये थी मेरी स्ट्रेटजी, मैं कैसे कर रही हूँ अपनी हिस्ट्री की तैयारी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प मेरी वीडियो से हो रही है तो। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि मेरी आंसर आपको कैसे लगे, ठीक है। वो अभी शुरुआत है, मैंने आपको पहले बता दिया कि वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा ट्राई किया है मैंने लिखने का। आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको नोट्स चाहिए, सोर्सेज जो मेरे हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स हैं, अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसको टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।